हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें कि यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए, यानी कि जितने भी एग्जामिनेशन होते अगर उसमें जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह वीडियो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर अभी तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न टर्म नहीं समझ में आए हों या फिर याद नहीं होता हो तो ये दोनों समस्या आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आसान भाषा में यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम स्टोरी की तरह समझाएंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी चीज़ को समझने में। अगर आपको अच्छी तरह से सब समझ में आएगा तो लाजमी है कि आपको सभी टर्म याद भी हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यह वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक नई तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको यह सेशन गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, यानी कि कब हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक नगरीय सभ्यता हमारे देश में पनपी थी, वो भी हजारों साल पहले। तो इसके बारे में हमें कब जानकारी हुई, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं 1850 ईस्वी के दौरान। तो उस दौरान क्या होता है, भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। अगर आपको ऐप पता नहीं है तो आपको बता दें कि 1853 ईस्वी यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार रेल की शुरुआत भारत में होती है। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए चलती है। तो ये आपको पता नहीं होगा तो आपको जानना चाहिए। तो उस दौरान रेलवे की शुरुआत भारत में हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि रेलवे पटरियां बिछाई जाने लगती है। तो पंजाब प्रांत में रेलवे पटरी बिछाई जा रही है थी, पहली रेलवे पटरी पंजाब प्रांत में बिछाई जा रही थी। तो उस कार्य में लगे जो इंजीनियर थे उनको अचानक से हड़प्पा का खंडर मिलता है। तो उनको लगता है कि यहाँ से उनको अच्छे खासे ईंटें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करते हुए उन ईंटों का प्रयोग कर देते रेलवे लाइन को बिछाने में, जिससे क्या होता है कि हड़प्पा के जो काफ़ी इमारतें होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये एक पहली घटना हुई रहती है हड़प्पा से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं 1875 ईस्वी के दौरान, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इनके पास उस समय के दौरान हड़प्पा के कुछ पुरावस्तुएं आती है, पर वे उन पुरावस्तुओं का महत्व नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय के दौरान लगता था मतलब इतिहासकारों का यह मानना था कि भारत में नगरों का विकास 36 सदी ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। उससे पहले भारत में नगरों की विकास नहीं हुई थी। तो इसी कारण से ये हड़प्पा के पुरावस्तुओं का महत्व समझने में नाकाम रहते हैं। तब बात आता है कि 1921 ईस्वी में, तब चलते हैं 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम पहली बार हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। इसीलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता माना जाता है। यानी कि खोजकर्ता किन्हें माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो दयाराम साहनी को माना जाता है। ठीक इसके अगले वर्ष यानी कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी द्वारा, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है।
किन के द्वारा होती है, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा होती है। तो यहाँ तक आप इजी वे में समझ गए होंगे कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खुदाई की जाती है और इसी कारण इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता माना जाता है। और इसके अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाती है। तो इन्हीं आधारों पर जो खुदाई की जाती है, इनसे काफ़ी जानकारी इकट्ठा होती है। इन्हीं आधारों पर 1924 ईस्वी में, जो कि 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, जो 1874 ईस्वी में कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1924 ईस्वी में इस पद पर थे जॉन मार्शल। इन्होंने ही पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल द्वारा की गई थी 1924 में। तो जॉन मार्शल द्वारा 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे विश्व के समक्ष रखा जाता है। और काफ़ी आश्चर्य की बात होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक नगरीय सभ्यता और एक विकसित सभ्यता हजारों साल पहले भारत में पनपी हुई थी और यह सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी, तो आप ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द वर्णित है मेलुहा, जिसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो यह शब्द भी आपको ध्यान में रखना है कि मेलुहा शब्द का जिक्र जो कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किया गया है, उसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है और सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इतनी विकसित सभ्यता थी कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया से व्यापार भी चलता था। तो जब व्यापार के बारे में बताएंगे तभी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस प्रकार हमें जानकारी मिली और अभी तक इसकी रिसर्च चलते हैं। अगर आपको बता दें कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस स्टेट में खोजा गया, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोजा गया है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, इसके स्थल कहाँ कहाँ मिले, कहाँ तक इसका विस्तार था। तो इसको देखने के लिए चलिए मैप में नज़र डालते हैं। आप अपने स्क्रीन में मैप देख पा रहे होंगे। तो देखिए मैप में देख सकते हैं कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदी का जिक्र किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल सिंधु व उसके सहायक नदियों के आसपास ही मिले हैं। आप देख सकते हैं इनमें हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा, चन्हूदरो, धौलावीरा, लोथल जैसे आपको स्थल दिख रहे होंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैले हुए, किस प्रकार के क्षेत्र में फैले हुए, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैप के माध्यम से हम आपको इसके महत्वपूर्ण स्थल दिखा रहे थे। तो चलिए आगे। और तो हमने अभी जाना कि इसके क्षेत्र त्रिभुजाकार फैले हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। तो ये भी हमने जिक्र किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सर्वाधिक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो ये तो हुई ओवरऑल, यानी कि ये स्थल तो पाकिस्तान में है। अगर भारत में बात की जाए कि भारत के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप याद रखिएगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। तो अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। और ओवरऑल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए। इसके बड़े नगर देखिए, इसके बड़े नगर थे मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला ये तो पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन ये सब भारत में है। तो ये तो हमने बात की 6 बड़े नगर की। आप देखिए कि इसकी सर्वाधिक उत्तरी छोर पे स्थित स्थल कौन सा है, सर्वाधिक दक्षिणी छोर पर स्थित स्थल कौन सा है, इसकी बात करते हैं। तो सर्वाधिक उत्तरी छोर पर मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी छोर का स्थल है। और सर्वाधिक दक्षिणी छोर का स्थल की बात की जाए तो दायमाबाद है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा कि सर्वाधिक दक्षिणी छोर का स्थल है दायमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और सर्वाधिक पूर्वी छोर की बात की जाए तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन भी कर लें। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक पश्चिमी पॉइंट की बात की जाए तो सूत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये आप देखें कि इसका क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार में फैले हुए हैं। और सर्वाधिक उत्तरी का मांडा है, सर्वाधिक दक्षिणी दायमाबाद है, सर्वाधिक पूर्वी आलमगीरपुर है, सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र सूत कांगेडोर है। तो ये बात हुई। आगे देखते हैं इसके प्रमुख स्थल की बात करेंगे। आगे इसके प्रमुख स्थल और वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में स्थित मतलब पाकिस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ पे है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है तो रावी नदी के किनारे, ये आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इससे रिलेटेड कौन कौन से इस यानी हड़प्पा से संबंधित व्यक्तियों के नाम अगर आपको ध्यान में रखना है तो दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसके उत्खनन किए थे। तो दयाराम साहनी जो कि 1921 ईस्वी में इसके उत्खनन किए थे, इसी के कारण से इन्हें हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माना जाता है। अगले व्यक्ति का बात किया जाए तो माधव स्वरूप वर्ष द्वारा 1926 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और व्हीलर द्वारा 1946 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो 3 व्यक्तियों के नाम हड़प्पा से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। MCQ में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा से संबंधित इनमें से कौन हड़प्पा से संबंधित नहीं है। और उसमें आपको ये 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन इससे डिफर रहेगा जिसको आपको टिक करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन माने जाते हैं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, पिंगट के द्वारा कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगले शहर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। हड़प्पा कहाँ था, पंजाब प्रांत में था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सिंध प्रांत में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेनली है पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान के जो स्थल होंगे मेनली आपको देखेंगे पंजाब प्रांत में या फिर सिंध प्रांत में। ये कौन सी नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे है। इससे संबंधित व्यक्ति की बात की जाए तो राखलदास बनर्जी, जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि 1922 में ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे। उसके बाद मैके और व्हीलर का नाम आता है। तो आप इन तीनों का नाम ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला होता है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक अन्नागार,
अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, जो कि संभवतः इस क्षेत्र की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। और यहाँ से प्राप्त हुआ है एक मुहर प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो वह मुहर, जो कि एक पुरुष है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपतिनाथ यानी कि शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। मार्शल के द्वारा इन्हें आदि शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से पशु है इसके चारों ओर, तो इनके चारों ओर है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बात की जाए साक्ष्य की, तो वह है विशाल स्नानगार। विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त संभवतः सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य में एक है। तो अपने स्क्रीन में आप देख रहे होंगे महान स्नानगार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ उसका इमेज। तो इसके उत्तर और दक्षिण में देख सकते हैं, उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसमें उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। इसको बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे कि पानी का रिसाव ना हो, और ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था इसको बनाने के लिए। ये रेक्टेंगुलर टैंक है। रेक्टेंगुलर टैंक आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक जिसमें कि उत्तर से और दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इसके चारों ओर कमरे हैं, देख सकते हैं इसके चारों ओर कमरे। इधर का इमेज तो नहीं है, तो इसके चारों ओर कमरे हैं। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था और प्रयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इससे यह पता चलता है कि संभवतः कोई विशेष प्रयोजन में इसका प्रयोग किया जाता था। विशेष प्रयोजन में कोई विशेष व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये थे महान स्नानगार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई उसके बारे में। अगर आपका इसका लेंथ पूछा जाए तो हमने बताया कि रेक्टेंगुलर टैंक था, ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था इसको बनाने में। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। ये काफ़ी मतलब डीपली है। ये इससे प्रश्न तो नहीं पूछा जाना चाहिए, पर आप लगभग में आप याद रख सकते हैं कि लगभग 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा था। हमने अभी बताया कि पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, ये भी हमने अभी इमेज में देखा। भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पे विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। तो हमने काफ़ी डिटेल से इसको देखा है। आगे बात करते हैं अगले साक्ष्य प्राप्त साक्ष्य की। तो अगला प्राप्त साक्ष्य हमें वहाँ से मिला दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। इमेज में देखिए, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। बुने हुए कपड़े, तो हमने कितने का जिक्र किया? पहला हमने बात किया नर्तकी की कांस्य मूर्ति। दूसरा हमने बात किया अन्नागार जो कि यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत है। तीसरा हमने बात किया एक मुहर में आदि शिव। चौथा में हमने स्नानगार के बारे में बात किया। पांचवा में दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और छठा में बुने हुए कपड़े। तो इतने साक्ष्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इनका जिक्र हमने किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे स्थल की बात की जाए तो चन्हू-दर्रो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। एन.जी. मजूमदार इसके खोजकर्ता है। यहाँ से मनके बनाने की अनेक दुकानें प्राप्त हुई। मनके बनाने की दुकानें यानी कि ज्वेलरी बनाने की दुकानें यहाँ से प्राप्त हुई। इससे यह पता चलता है कि लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। यहाँ के जो लोग थे वह पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थे, पूरी तरह से शिल्प उत्पादन किया करते थे।
एक साक्ष्य और मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ। पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको ध्यान में रखना है कि मनके बनाने की दुकानें के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो चन्नू दरों से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल की बात की जाए तो सूतकांगेडोर। तो सूतकांगेडोर जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, हमने जिक्र भी किया। यह हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था कौन सा स्थल, तो सूतकांगेडोर। आमरी अगला स्थल है, यहाँ से हमें हिरण के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात की जाए, अभी तक हमने जितने भी स्थल की बात की वो सारे पाकिस्तान में थे। आगे बात करते भारत में मिले महत्वपूर्ण स्थल की। तो भारत में मिले महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहला नाम आता है कालीबंगा की, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा जो कि हड़प्पन साइट है ये पे किस स्टेट में है, तो ये राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है अर्थ? काली चूड़ियाँ होता है। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है कालीबंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी के हल, ऊँट की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। इसके खोज करता है घोष। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। आगे बात करते हैं हरियाणा स्टेट में। जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं, तो राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली दोनों हरियाणा के हिसार जिला में है। हिसार जिला में है दोनों महत्वपूर्ण स्थल, हरियाणा के हिसार जिला में है। तो सबसे तो बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी घंघर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला में, जैसा कि हमने बात किया। इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। सूरजभान भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हमने अभी भी बात किया था कि ओवरऑल अगर बात किया जाए, अगर ओवरऑल में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो होगा। अगर भारत में बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो राखीगढ़ी होगा। ध्यान में रहेगा। तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा यहाँ से मिली है। आगे बात करते हैं गुजरात के स्थल की। ठीक है, तो गुजरात के स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले गुजरात के स्थल में बात करते हैं धौलावीरा की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है, खादिर बेट द्वीप पर। खादिर बेट द्वीप पर है, गुजरात के कच्छ जिला में। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको रिसेंट में कोई एग्जाम होने वाला है तो धौलावीरा से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और इस क्यों मिलेगा धौलावीरा से प्रश्न देखने के लिए, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। धौलावीरा सबसे पहले जानिए कि धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है, खादिर बेट द्वीप पर। ये लूनी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता के बात की जाए तो जेपी जोशी सबसे पहले उत्खननकर्ता थे। और बात की जाए तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 90-91 के दौरान इसकी खुदाई की। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है धौलावीरा की खुदाई में। तो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जो खुदाई की गई थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से जलाशयों की व्यापक श्रृंखला मिली है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलाशयों की व्यापक श्रृंखला कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से मिली है। ये VVI हो जाता है, VVI हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और किस जगह पे है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके रिसेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि रिसेंट में जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए। और रविंद्र सिंह बिष्ट
ने किस स्थल की खुदाई की थी? तो धौलावीरा की खुदाई की थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, हमें अभी बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम नगर दो भागों में विभक्त होते थे, वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में विभक्त था। तो अभी आप ये जानिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम नगर दो भागों में विभाजित थे, डिवाइडेड थे, वहीं धौलावीरा तीन भागों में डिवाइडेड था। दो चीज़ें हमने जानी, यहाँ से जलाशयों की व्यापक श्रृंखला मिला और ये तीन भागों में डिवाइडेड था। एक पॉइंट और है कि इस नगर से खुला मैदान भी मिला है, खुला मैदान भी मिला है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे हाल ही में। देखिए ये पॉइंट, इसी के कारण बोल रहे थे कि धौलावीरा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इससे प्रश्न रिसेंट के एग्जामिनेशन में पूछने लगभग 100% चांस है। तो हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो यूनेस्को द्वारा धौलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, 40वां विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये नंबर भी ध्यान में रखिएगा कि 40वां विश्व धरोहर, मतलब अभी तक 40 स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में जोड़ा गया है। मगर अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यह पहला स्थल, इंडिया का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है ना कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है, जो कि 40वां स्थल है। तो टोटल में अगर देखा जाए यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत के स्थल में तो 40वां नंबर पे आता है धौलावीरा। तो ये करंट का बात है कि रिसेंटली में इसे शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल में। तो इसीलिए आप इसके जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं इसको ज़रूर से ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि इतने आसान भाषा में आपको समझाए जा रहे हैं कि आपको याद भी होते जा रहा होगा। नेक्स्ट स्थल की बात किया जाए तो लोथल। लोथल भी कहाँ पे? अहमदाबाद ज़िला में, गुजरात में है। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में इसके उत्खननकर्ता थे। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, गोडीवारा मिला है। यहाँ से व्यापार होता था, इससे पता चलता है कि यहाँ से व्यापार होता था। यह एक पत्तन नगर था। तो काफ़ी बार पूछा गया है यह प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, लोथल था। यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। मुद्रांकन क्या होता है? अगर कोई गीली मिट्टी में, मतलब थप्पा लगाने का चीज़, थप्पा लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था उसे मुद्रांकन कहते थे। ठीक है, तो हमने जाना लोथल के बारे में। एक पॉइंट और है कि मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदरों में मिले हैं, यानी कि ज्वेलरी बनाने के कारखाने, जो हमने अभी पहले भी बात किया था कि चन्हूदरों में जो मनके बनाने के काफ़ी दुकानें मिले हैं, और वहाँ के लोग शिल्प कला के उत्पादन में संलग्न थे। तो मनके बनाने के कारखाने लोथल से भी मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने की बात की जाए तो लोथल और चन्हूदरों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की। इस सभ्यता की क्या विशेषता है? तो सबसे बड़ी विशेषता है यह कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके नगर दो भागों में विभक्त थे। इसके नगर थे जो कि दो भागों में विभक्त थे। जैसा कि हमने बताया कि मैक्सिमम नगर सिंधु घाटी सभ्यता के दो भागों में विभक्त थे। एक नगर को दुर्ग कहा गया और दूसरे नगर को निचला शहर कहा गया। ठीक है, एक नगर को दुर्ग कहा गया और दूसरे को निचला शहर कहा गया। जो दुर्ग था वह छोटा था, छोटे क्षेत्र में फैला हुआ था और ऊंचाई पर था, हाइट पर था। निचला शहर के मुकाबले ये हाइट पर था
और ये पश्चिमी भाग पर था, और जो कि निचला शहर था ये बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, और ये नीचे था यानी कि दुर्ग से नीचे था, और ये पूर्वी भाग में था। ठीक है, ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी कि यहाँ पे जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले जिसका प्रयोग संभवतः किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता था। यानी कि यहाँ पे रहने के लिए आवासीय शहरों के उदाहरण, आवासीय मतलब घर नहीं मिले हैं, रहने वाले घर नहीं मिले हैं। दुर्ग से यहाँ पे विशेष संरचना मिले हैं, विशेष संरचना मिले हैं जिसका प्रयोग संभवतः किसी विशेष प्रयोजन में किया जाता होगा। और जो कि निचला शहर है, यहाँ से आवासीय भवन यानी कि रहने वाले घर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इससे कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना कि चन्हू दरोहर से किसी दुर्ग या किलेबंद का साक्ष्य नहीं मिला है। तो एक स्थल चन्हू दरोहर से यहाँ से किसी भी प्रकार का दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। धौलावीरा, जिसे हमने बात भी किया कि धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा शहर 3 भागों में विभक्त था। कालीबंगा की बात की जाए तो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी, जनरली निचला शहर दीवारों से घिरा हुआ नहीं रहता था, खाली दुर्ग होता था वो दीवारों से घिरा हुआ होता था। पर कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन एकमात्र स्थल है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी आपने देखा। हमने दुर्ग के बारे में जाना और निचला शहर के बारे में जाना। दुर्ग के बारे में जाना कि यहाँ पे ऐसे संरचनाएं मिली हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशेष प्रयोजन में किया जाता होगा, और जो निचला शहर था वहाँ पे हमें रहने वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए इसकी, नेक्स्ट इस सभ्यता की विशेषता की, तो इसकी शहर योजना प्रणाली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संभवतः सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी इसकी शहर योजना प्रणाली। उस समय जो हजारों सालों पहले जो सभ्यता थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी शहर योजना प्रणाली उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाया। ग्रिड पद्धति, तो यहाँ पे ग्रिड पद्धति का यूज किया गया था शहरों को बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले जानिए कि ग्रिड पद्धति क्या है। तो क्या होता था कि जो शहर थे उसमें जो सड़कें होती थी तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। तो इस तरह से कोण पर काटती हुई सड़कें आपको दिखेगी सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों। तो समकोण पर काटती हुई सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई, फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया। तो पहले सड़कें बनाई गई होगी, उसके नालियों के साथ साथ सड़कें बनाई गई होगी, उसके बाद इसके अगल बगल में उस रहने के लिए घरों का निर्माण किया गया होगा। यानी कि एक विशेष परियोजना तैयार करके एक शहर का निर्माण किया गया होगा। सोचिए उस समय पे ग्रिड पद्धति, ये आपको ध्यान में रखना कि किस पद्धति के द्वारा हड़प्पा के नगरों का विन्यास किया गया था। तो ग्रिड पद्धति के द्वारा। ग्रिड पद्धति क्या है उसके बारे में भी हमने जाना। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए इसकी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसकी है जल निकास प्रणाली, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। इसका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली भी काफ़ी अद्भुत थी, काफ़ी बढ़िया थी। ढकी हुई नाली थी, यानी कि सभी नालियाँ ढकी हुई थी। और क्या होता था, घर की जो नाली थी वो कनेक्ट होती थी सड़क के नाली से। जो घर की नाली थी वो कनेक्ट होती थी, घर की नाली वह थी कनेक्ट होती थी सड़क के नाली से, रोड वाले नाली से। और रोड की नाली थी वो कनेक्ट होती थी बड़े नाले से, यानी कि वह मिलती थी बड़े नाले पर। तो सोचिए उस समय, उतने पुराने समय की बात की जा रही, उस समय ड्रेनेज सिस्टम कितनी अच्छी थी कि घर के नाले पूरे शहर में ढके हुए नाले के साथ मिले, बीच बीच में मेन हॉल मिलता था, यानी कि थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ जहाँ से नाली की सफाई की जाती थी। तो ये
शहर योजना प्रणाली की बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे बात करते हैं उसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, यानी कि गृह स्थापत्य की बात करते हैं। जो उनका घर हुआ करता था वह आंगन केंद्रित हुआ करता था, यानी कि सेंटर में आंगन हुआ करता था और उसके चारों ओर कमरे हुए करते थे। और वे प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा करते थे, प्राइवेसी के लिए बहुत ध्यान रखा करते थे। इसके बारे में कैसे पता चलता है कि जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार जो कि मेन डोर था, उससे आंतरिक भाग व आंगन डायरेक्ट नहीं दिखता था। आंतरिक भाग व आंगन डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता था मुख्य द्वार से, मेन डोर से। इसके मकान प्रायः एक या दो मंजिले भवन होते थे। इसके भवन एक मंजिले या दो मंजिले हुए करते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी कि रोड साइड घरों के दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुलती थी, बल्कि उसके दरवाजे और खिड़कियां अपोजिट साइड यानी कि पिछवाड़े के साइड खुलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो एक एक्सेप्शन के साथ लोथल नगर, जहाँ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए वहाँ के में देखा गया कि उसके जो घरों के खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जगह में पिछवाड़े की ओर यानी कि बैक साइड, रोड साइड के अपोजिट साइड खुलते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था इस सभ्यता में। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ब्रंट ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो ब्रंट ब्रिक्स। और एक बात काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसके जो रेशियो हुआ करते तो वो भी फिक्स्ड रेशियो हुआ करते, 4:2:1 के रेशियो में आपको ईंटें दिखाई देती। और इतने दूर दूर में इसके स्थल थे, उसके बावजूद भी ये रेशियो आपको समान मिल जाता है। और काफ़ी चीज़ें थी जो कि समान मिल जाती है, मतलब एक तरह की मिल जाती है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए या फिर भारत के स्थलों की बात की जाए। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाह के तरीके। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ, अगर मुख्य फसल की बात की जाए तो गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली हरियाणा से मिलते हैं। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हरियाणा से के बनवाली से हमें मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिलता है। इससे क्या पता चलता कि हल का प्रयोग कृषि कार्य में होता था। तो हल का प्रयोग किया जाता था कृषि कार्य के लिए। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। तो अपेक्षाकृत जैसे कि गेहूं और जौ मुख्य फसल थे और अपेक्षाकृत चावल के साक्ष्य काफ़ी कम मिले हैं। रंगपुरा एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि चावल अपेक्षाकृत गेहूं से काफ़ी कम मात्रा में मिला है। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का उपयोग करते थे। और वस्त्रों की बात की जाए तो कि सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें किस रंग से डिजाइन करते थे, तो काले रंग से डिजाइन करते थे। जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और उसमें काले रंग का डिजाइन करते थे। शवों के जलाने और गाड़ने यानी कि दफनाने दोनों तरह के प्रथाएं प्रचलित थी। तो हड़प्पा से हमें दफनाने की प्रथा के बारे में पता चलता है और मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य हमें मिलता है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आगे बात करते हैं उस समय की धार्मिक मान्यता की। ठीक है, तो धार्मिक मान्यता की बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो यानी कि धरती की पूजा
उस समय भी होता था। धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं हमें। यहाँ से वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि मातृसत्तात्मक समाज था। ये प्रमाण कैसे पता चलता है कि स्त्री मिन मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पशुओं में कुब्बर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, कुब्बर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आगे बात करते हैं हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। हड़प्पाई मुहर हड़प्पन सील, जो कि एक सेल खरी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इसमें मैक्सिमम जानवरों के चित्र मिले हैं। इसमें जो जितने भी हड़प्पाई मुहर मिले हैं उसमें मैक्सिमम जानवरों को चित्र मिले हैं। और जानवरों में अगर भी बात की जाए तो सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। एक सींग वाले पशु का चित्र मिला है। तो अगर हड़प्पाई मुहर में बात करें तो सबसे ज़्यादा जानवरों के चित्र मिले हैं। और उनमें से भी जानवरों में अगर बात की जाए तो एक श्रृंगी वाला पशु का सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयतकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। तो एक मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर में। और इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसके जो मुहर है इसमें कुछ लिखा हुआ है, जो इसकी लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, वो अभी तक पढ़ी नहीं सकी है, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसी के कारण से इसे आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। ठीक है, मतलब उस एज को कहते हैं जिस एज के बाद में लिपि का तो विकास हो चुका था पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक हमने पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है। अगर तौलने के लिए उपयोग में की जाने वाली वस्तु की बात की जाए तो बाट, जिसे वेट कहते हैं, ये तौलने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। और इसे चट नामक पत्थर से निर्मित किया जाता था। ये जनरली क्यूबिक हुआ करता था। ठीक है, और तौल की इकाई की बात की जाए तो 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई कितनी अनुपात में थी? 16 के अनुपात में हुआ करती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग व्यापार की यानी ट्रेड की। व्यापार की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं तांबे की। तो तांबे का आयात खेतरी अंचल, जो कि राजस्थान का एक स्थल है, खेतरी अंचल। ठीक है, ओमान, जो कि पश्चिमी एशियाई देश है, एक पश्चिमी एशियाई देश है, और बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। तो खेतरी अंचल के बारे में समझते हैं। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पूरा तत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। तो याद रखिएगा, खेतरी अंचल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल क्यों नहीं है? जो यहाँ से हम लोग एक मृद भांड जो मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलता है, तो उसके अनुसार से पता करते हैं कि वो देखिए किस संस्कृति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके जो मिट्टी के बर्तन मिले वो सिंधु घाटी सभ्यता से मैच नहीं खाते हैं, इसीलिए इसको अलग संस्कृति का नाम दिया गया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, इस संस्कृति के विशिष्ट मृत भांड थे वो हड़प्पाई मृत भांडों से भिन्न थे, यानी कि डिफर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं ओमान की, जो कि पश्चिमी एशियाई देश है। ओमान से तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले। देखिए, यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था, इसके बारे में कैसे पता चला है? जो ओमान से जो तांबा मिला है और हड़प्पा से जो तांबा मिला है, दोनों में निकल का अंश पाया गया है।
निकल एलिमेंट का अंश पाया गया है दोनों जगह पे। इससे पता चलता है कि वहाँ से तांबे का आयात हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था, क्योंकि वहाँ के भी तांबे में निकल का अंश है और जो हड़प्पा में मिला है तांबा उसमें भी निकल का अंश पाया गया। इसके अलावा एक और प्रमाण के माध्यम से हमको इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं। ओमान में मिला है हड़प्पाई मतबान, जो हड़प्पाई मतबान हमें ओमान से प्राप्त हुआ है। काली मिट्टी की मोटी परत जगाई गई थी। जो ये हड़प्पाई मतबान है इसमें काली मिट्टी की मोटी परत जगाई गई थी। तो हमने देखा, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा कि तांबे का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था, तो खेतरी अंचल, ओमान और बलूचिस्तान से। और खेतरी अंचल को किस संस्कृति में रखा गया है, तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं तीन की आयात की। तो तीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था और सोना का आयात कर्नाटक से किया जाता था। दक्षिण भारत का राय स्टेट कर्नाटक से किया जाता था। तो सोचिए कितने दूर दूर क्षेत्र तक व्यापार हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। किन किन चीज़ों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लोहा से परिचित नहीं थे, तो लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल, हम इसके बाद आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे, तभी बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहा का आविष्कार होता है। तो लोहा का आविष्कार उत्तर वैदिक काल के दौरान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। मंदिर जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। तलवार जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। गाय से परिचित नहीं थे, गन्ना से परिचित नहीं थे और आलू से परिचित नहीं थे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन चीज़ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोहा ठीक इसके बाद के उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज होती है। इसीलिए और इसी कारण से ये वैदिक काल और इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और जो कि वैदिक सभ्यता है उसको लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो कांसे का प्रयोग होता है। कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ है, पर हुआ है, जिसके कारण से उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसके विशेषता के बारे में भी बहुत कुछ जाना। लगभग उतने सारे पॉइंटों का हमने जिक्र किया जिससे कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। हमने लगभग सभी पॉइंटों का जिक्र किया। अगर आप इतने सारे पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं, एक बार वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अब अंत में बात करते हैं कि इस सभ्यता का विनाश का मतलब यह सभ्यता का अंत का क्या कारण है। तो डिफरेंट जो इतिहासकार है, अलग अलग इतिहासकार है, इसके अलग अलग मत है। इसमें कोई ऐसा मत नहीं है और इसका कोई वैलिड रीजन भी अभी तक पता नहीं है कि यह सभ्यता का अंत कैसे हो गया। अगर सबसे मतलब विनाश का सबसे प्रभावी कारण अगर देखा जाए तो बाढ़ को माना जाता है। तो सबसे प्रभावी कारण की अगर बात की जाए तो बाढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को काफ़ी अच्छे से समझा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को और देख सकते हैं, उससे आप उसके बाद आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता पे हमारा लेक्चर। अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।